अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 21। ठीक है, सॉरी, यूनिट नंबर 5 है हमारे पास, वर्क एनर्जी एंड पावर, क्लास फर्स्ट ईयर। क्लास फर्स्ट ईयर हमारे पास, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्लास कौन सी है, फर्स्ट ईयर है, और इसका है लेक्चर नंबर 1। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर इस पूरे लेक्चर को बड़े गौर व फिक्र से देखना है और पूरा कंसंट्रेट आपने यहाँ पर रखना है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। सो हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखो यहाँ ऐसा आना चाहिए ना, वो है पहला कि वर्क क्या होता है, इसके फार्मूलाज, इसका यूनिट, इसकी डायमेंशन है, कंडीशंस हैं, और क्या, हाँ ये बड़ा एक हैरत अंगेज क्वेश्चन है कि क्या हम वर्क के फार्मूले में साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एफ और डी की वैल्यूज दे दी जाएँ तो वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, और इसमें वर्क डन क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो एनर्जी क्या है हमारे पास, देखो मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगानी है। ठीक है, किसने लगानी है, हमने लगानी है। तो ये एक बंदा खड़ा हुआ है और इसने क्या लगानी है, फोर्स लगानी है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये करेगा आगे जाके डिस्प्लेसमेंट कवर। क्या करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, अब सवाल ये कि एनर्जी क्या है सर, ये बताओ, ज़्यादा बातें मत करो। तो भाई एनर्जी ये है कि इस बंदे ने, ये जो बंदा है ना, इसने जो फोर्स इस बॉल पे लगाई है, तो वो फोर्स, इसके अंदर ताकत है तभी तो लगाई है ना। तो ये जो ताकत इस बॉल के ऊपर लगा रहा है, इसे बेसिकली हम कहते हैं एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी की वही डेफिनेशन पूछी जाए तो एनर्जी की डेफिनेशन हमारे पास होती है कि एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एनर्जी ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं एनर्जी ट्रांसफ़र करने के, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास होता है नॉन मैकेनिकल। ठीक है, जो हमारे पास है पहला तरीका, नॉन मैकेनिकल वे, हम यहाँ लिख देते हैं कि नॉन मैकेनिकल। और जो दूसरा तरीका है हमारे पास, वो दूसरा तरीका है मैकेनिकल। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वे की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास आ जाती है हीट। क्या जाती है, हीट आ जाती है। क्या आ जाती है, हीट। और जब हम मैकेनिकल वे की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, वर्क। हमारे पास क्या आता है, वर्क आता है। तो आज हमने ये देखना है कि वर्क है क्या। ठीक है, आज हमने यही पढ़ना है कि भाई वर्क है क्या आखिरकार। वो वो जो आप बैठ के काम करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, और आजकल ये फजूल ड्रामे भी जो है ग्रीन इंटरटेनमेंट चैनल पे आ रहे हैं, ये देखते हैं, तो ये कोई काम नहीं है। ठीक है, काम क्या है, फिजिक्स की लैंग्वेज में व्हाट इज़ वर्क, वर्क कहते किसको हैं, वर्क है क्या। ठीक है, तो देखो वर्क की पहली डेफिनेशन हमारे पास ये है कि आपके पास, मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ फिर इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र करने का मैकेनिकल जो तरीका है उसको वर्क कहा जाता है। या एक और हमारे पास जो डेफिनेशन इसकी हमारे पास आती है, वो हम लिखते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ, कौन सी प्रोडक्ट है ये, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसे भी वर्क कहा जाता है। ठीक है, तो एक बात याद रखें कि जब किसी भी दो वेक्टर्स का
क्योंकि ये फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इनका अगर हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा स्केलर। ठीक है, तो जब किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, देखो ये एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जब किसी भी दो वेक्टर्स का, मिसाल के तौर पे आपके पास दो वेक्टर दे दिए जाएं, एक ए दिया जाए और बोला जाए डॉट बी, ठीक है, अब बताओ उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर होगा, वेक्टर होगा, या फिर आपके पास टेंसर क्वांटिटी होगा। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है, हमेशा स्केलर होगा। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस बात से ये हमें मालूम होता है कि भाई जो वर्क है ना वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ एनर्जी है, या हम टाइप भी कह सकते हैं ना। ये क्या है आपके पास, काइंड ऑफ एनर्जी है। अच्छा जी, कौन सी एनर्जी की काइंड है ये दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है जी, तो दिस इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वी हैव। तो ग्रीन टी बनकर आ गई, मैं बड़ा मज़े से लेकर पी भी रहा हूँ और लेक्चर भी यहाँ पर जो है हो रहा है, तो आप भी पढ़ते रहें, ग्रीन टी बनाएं और पीते रहें। हाँ जी, तो ये तो होगा हमारे पास वर्क का तारुफ। अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक सरफेस है और ये एक ब्लॉक है। ठीक है, और ये ब्लॉक मास m का है, इस पर आपने लगानी है फोर्स, और ये लाजिम है कि ये डिस्प्लेस्ड हो। क्या करे, डिस्प्लेसमेंट का वर्कर है। अगर फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो हम ये कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, वर्क डन किया। हमने क्या किया, इसके ऊपर वर्क डन किया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वर्क होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ज़रूरी नहीं है कि हम ये जो फोर्स लगा रहे हैं जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं हम इसको, अप्लाइड फोर्स भी हम इसको कहते हैं ना। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं इसी की वजह से वर्क नहीं होता है, बाकी बहुत सारी फोर्सेज होती हैं जिनकी वजह से वर्क होता है। ठीक है, वो आगे जाके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करते जाएंगे तो समझ भी आता जाएगा। सो बहरहाल आपने क्या लगानी है, फोर्स लगानी है, और फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो उसे वर्क कहा जाता है। ठीक है जी, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे कि इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला हमारे पास, इसका फॉर्मूला है क्या। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला हमारे पास है, देखो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, डॉट खत्म करते हैं तो कॉस थीटा आता है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि एफ कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय टी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। ये क्या है आपके पास, वर्क का फॉर्मूला है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो आपको एफ कोस थीटा नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो ये एफ कोस थीटा नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। देखो मिसाल के तौर पे आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, वही मास एम है, जिसका जो मास है वह एम है। अब हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो इस तरह से लग रही है। ठीक है, अगर इस फोर्स को हम इसका ये ओरिजिन लें, जिस पॉइंट को मैंने सर्किल किया, ठीक है, ये इसका होगा आपके पास वाई एक्सिस, जिसको हम एफ वाई कहेंगे, और ये इसका होगा एक्स एक्सिस, जिसको हम एफ एक्स कहेंगे। एफ वाई जो बराबर होता है वो होगा एफ साइन थीटा के, और एफ एक्स जो बराबर होगा वो होगा एफ कोस थीटा के। जब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो लाजिम है कि ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर एफ कोस थीटा का मतलब ये है कि आपने वर्क के फॉर्मूले में फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो। किसके डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के मोशन के अलोंग हो हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एफ साइन थीटा भी दिया गया है ना, और यहाँ पे एफ कोस थीटा भी आपको दिया गया है, तो आपने एफ कोस थीटा इंटू डी करोगे तो ही इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला वर्क डन मालूम हो सकेगा। अगर एफ साइन थीटा आप इस फॉर्मूले में यूज करोगे तो आप वर्क डन मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये
एफ कोस थीटा और साइन थीटा वाली कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आपने हमेशा क्या यूज़ करना है, हमेशा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना है, जो कि ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के साथ होता हो, उसी को आपने यूज़ करना है। अब चाहे वो कॉस थीटा हो या फिर साइन थीटा हो। नहीं 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 सर, साइन थीटा नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये फॉर्मूला में यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। सब्र करो, रुको ज़रा, सब्र करो, आगे जाके हम आपको यूज़ करके दिखाएंगे कि साइन थीटा यूज़ कैसे होता है। अब हम आते हैं इसकी यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसका यूनिट, और यहाँ हम पढ़ेंगे इसका डायमेंशनल। अभी बहुत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डायमेंशनल फार्मूला, अपनी कॉपीज निकालो, पेन निकालो और नोट्स भी बनाते जाओ, ठीक है। देखो, वर्क का जो फार्मूला है वो है एफ इज इक्वल टू एफ इन टू डी, ठीक है। और जो फोर्स का यूनिट वो न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। अब टॉर्क का यूनिट भी होता है, देखो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि बताओ टॉर्क के सिमिलर यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी का होता है, या वर्क के सिमिलर यूनिट जो होता है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का होता है। तो एक बात याद रखना, जो वर्क का यूनिट है वही टॉर्क का है, लेकिन टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है। वर्क की कंडीशन में हम न्यूटन मीटर को इक्वल करते हैं जूल के, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है, क्योंकि वर्क क्या एनर्जी है। और टॉर्क को क्यों नहीं करते सर, क्योंकि भाई टॉर्क एनर्जी थोड़ी है कोई। तो इसलिए हम यहाँ पर वर्क की कंडीशन में न्यूटन मीटर इक्वल करते हैं जूल के, ठीक है। अब अक्सर किताबों में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, या व्हाट इज 1 जूल। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 1 जूल, 1 जूल किसको कहते हैं, ठीक है। 1 जूल हमारे पास है क्या। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके पास सरफेस, ये आपके पास ऑब्जेक्ट। अगर आप इस पर फोर्स लगाएं इक्वल टू हो 1 न्यूटन की, और 4 न्यूटन फोर्स लगाने से ये डिस्प्लेस्ड हो जाए 1 मीटर, तो जिस बंदे ने या जिस भाई साहब ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है, उनकी एनर्जी जो खर्च हुई होगी वो इक्वल टू 1 जूल होगी। इसको हम कहते हैं 1 जूल, ठीक है। डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट अप टू 1 मीटर बाय exerting 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है, बाय एक्सर्टिंग 1 न्यूटन फोर्स। तो 1 न्यूटन फोर्स लगाने से अगर 1 मीटर एक ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस्ड कर रहा है, तो एनर्जी जो खर्च हो रही है किसी भी भाई साहब या किसी भी बहन साहब की, तो वो इक्वल टू किसकी होगी, 1 जूल की होगी, ठीक है जी। अच्छा, सीजीएस सिस्टम, ये तो हो गया इसका यूनिट वर्क का, एसआई मतलब यूनिट्स में सिस्टम में। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं, तो सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर जो यूनिट इसका होगा वो हमारे पास इक्वल होता है किसके, सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो इक्वल होता है अर्ग के, ठीक है। अर्गोन ये है, और उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो अर्ग है। कन्वर्जेंस की अगर बात करते हैं तो 1 जूल इक्वल होता है 10⁻⁻7 अर्ग के, और 1 अर्ग इक्वल होता है 10⁻⁷ जूल के, ठीक है। तो ये कन्वर्जन भी आपने याद रखनी है, ताकि आगे जाके आपके ये काम आ सके। अच्छा जी, या एमसीक्यूज में भी आपसे ये आ सकती है। अब आ जाओ उसकी डायमेंशन की तरफ, कि डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाए। देखो जी, वर्क का फार्मूला हमारे पास होता है एफ इन टू डी, और ये बात हमें पता है कि जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो ml² होती है, ml² नहीं होती है, ठीक है, ml² नहीं होती है, ml² होती है। ये मैंने गलत दिया, सॉरी। तो हम आगे चलते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन होती है वो होती है ml², ठीक है। और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायमेंशन बराबर होगी एल के। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, एल से एल मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ml²T⁻² इज द डायमेंशन फॉर वर्क। तो ml²T⁻² इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है अच्छी तरह से। अब इसके कुछ और फार्मूलाज हैं
जो आपके एंटिटेस्ट के अंदर काम आएंगे, ठीक है जी। वो फार्मूलाज क्या हैं? अदर फार्मूलाज की अगर हम बात करें, अगर हम इसके अदर फार्मूलाज की बात करें, अगर हम इसके अदर फार्मूलाज की बात करें, तो अदर फार्मूलाज में जो पहला फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे वो होगा अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स। मतलब थर्मोडायनामिक्स में वर्क का फार्मूला क्या होता है? तो थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क का फार्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। और एक बात याद रखना, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके MCQs प्रिपरेशन के लिए है, ताकि आपको MCQs भी याद होते रहें। जो आइजोकोरिक प्रोसेस होता है, इस आइजोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा इक्वल टू 0 होता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। उसकी क्या वजह है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए आइजोकोरिक प्रोसेस में, और जो वर्क का फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स में वो होता है W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। P जो है वो अपना प्रेशर को उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है सर्कुलर मोशन। क्या आता है उसके बाद हमारे पास? सर्कुलर मोशन। तो ये जो सर्कुलर मोशन है ना, देखो बड़ा आसान है, इसको हम एनालॉग बनाते हैं। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो फोर्स का एनालॉग क्या है सर्कुलर मोशन में? टॉर्क होता है, तो यहाँ टॉर्क लिख देंगे। ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर की बात करें तो थीटा। और ये हमारे पास वर्क का फार्मूला आ गया किसके लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। अगर एक ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर एक सर्कुलर पाथ पे उस तरह से वो मूव कर रहा है सर्कुलरी, तो इस पे जो वर्क फाइंड करेंगे वो टाउ इंटू थीटा करके हम मालूम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी आता है ना। वैसे सर्दी आप लोगों के इलाकों में कैसी है तो वो बताएं ज़रा कमेंट करके। अब हम बात करेंगे कि वर्क का फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी में अगर पढ़ाया जाए तो हम उसको किस तरह से लेते हैं। तो वो जो वर्क का फार्मूला है इलेक्ट्रिसिटी में, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। क्यू यहाँ डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, सो W इज इक्वल टू डेल V इंटू क्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन इलेक्ट्रिसिटी। मिसाल के तौर पे ये क्या है आपके पास? ये देखो, ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है, ठीक है, और आपके पास ये भी प्लेट एक, और ये कौन सी प्लेट है? ये नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है। एक चार्ज आपके पास Q यहाँ पर है। अब लाजमी सी बात है, ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव की तरह जाना चाहेगा, लेकिन हम इस पर एक्सटर्नल वर्क करके इसको हम लेकर जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। जब हम इसको एक्सटर्नल वर्क करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाएंगे तो उसमें पोटेंशियल जो है एनर्जी स्टोर होगी, और वो इन द फॉर्म ऑफ होगी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्यू डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास है अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो कैपेसिटर का नाम सुना होगा। कैपेसिटर में क्या होता है कि चार्ज स्टोर होते हैं, ठीक है। तो चार्ज स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसका हम वर्क डन भी कहते हैं। तो वो होता है हाफ Q इंटू वी, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ Q इंटू वी। उसके बाद हमारे पास जो आता है हुक्सला आ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? हुक्सला की बारी आ जाती है। हुक्सला की जब बारी आती है, ठीक है, जो नेक्स्ट फार्मूला है, तो हुक्सला हमें क्या कहता है? हुक्सला हमें ये कहता है कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, मिसाल के तौर पर इस तरह से यहाँ से अटैच है, यूँ करके मास M लगा हुआ है, यूँ करके आपने खींचा, किस तरह से खींचेगा? टर्न 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 टॉम, इस तरह से वो खींच गया, ठीक है। और ठीक है, हाँ खींच गया।
अब जब हम इसको छोड़ेंगे ना, ये फोर्स खत्म करेंगे, छोड़ने के बाद क्या होगा, ये इस तरफ डिस्प्लेस करेगा, इस तरफ डिस्प्लेस करने के बाद ये वापस इधर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इस स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, और वो जो एनर्जी स्टोर होगी वो इक्वल होगी हाफ एफ इंटू एक्स के। दिस एफ इज द रीस्टोरिंग फोर्स एंड एक्स इज नोन एज स्ट्रेचनेस ऑफ दिस स्प्रिंग, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास हाफ एफ इंटू एक्स होता है। सो ये भी आपने याद रखना है। ज़्यादा हम ऊपर आ गए हैं, ज़रा थोड़ा नीचे चलते हैं। ये मानता नहीं है, बदतमीज़ हो गया है, इस जो स्क्रॉल है ना मेरा, थोड़ा बदतमीज़ हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है कंडीशंस, कि वर्डन की कंडीशन क्या है। अब हम बात करेंगे कंडीशंस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, कंडीशंस की बात करेंगे। सो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, या फिर मैक्सिमम वर्क डन कब होता है, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन कब होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स लगाई, और अगर ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों के दरमियान में, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल क्या हो, 0 डिग्री, या फिर वो एक दोनों के क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये बात याद रखेंगे। सर कैसे मैक्सिमम होगा, करके बता दें ज़रा। तो देखें, W बराबर होता है जो वर्क डन एफ डी कोस थीटा के, तो थीटा यहाँ पे है हमारे पास 0, और आपको मालूम है कि जो कोस 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। जब वो मल्टीप्लाई होगा एफ डी से तो आंसर आएगा W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक है। ये होता है हमारे पास वर्क डन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास बी है कि जो वर्क डन है वो नेगेटिव कब होता है, वर्क डन हमारे पास नेगेटिव कब होता है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि वर्क डन पॉजिटिव जब होता है जब एंगल इक्वल टू 0 हो या फिर लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है। तो ऐसा एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। आपसे एमसीक्यूज में ना एंगल के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, एक्यूट एंगल पर होता है या फिर आपका राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज जो भी है। तो इस तरह से भी आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए। तो अब नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो देखो, मिसाल के तौर पे ये है सरफेस ऑफ अर्थ, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर एक ऑब्जेक्ट पर हम ऊपर लेके जाते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसकी अगर ऊपर हो, मिसाल के तौर पे ये एक लिफ्ट में है, ठीक है, और इसका वेट नीचे हो, तो इस कंडीशन में जो वेट क्या है वो भी एक फोर्स ही है, ठीक है, जो कि बराबर होती है mg के। तो इस कंडीशन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्रीज बनता है, ठीक है। एंगल क्या बनता है, 180। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, एंटी पैरेलल हो, क्या हो, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। तो जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, या फिर बराबर होता है माइनस एफ इंटू डी के। वजह वजह ये क्योंकि कोस 180 की जो वैल्यू होती है, अगर हम कोस 180 निकालें वो बराबर होती है -1 के, ठीक है जी। अच्छा, माइनस वाला ये जो आपके पास एंगल एंगल होता है, जैसे हमने कहा कि वो एक्यूट होता है, तो जो वो एंगल जो कि ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन 180 डिग्रीज हो, तो इस तरह के एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं उसको हम, सॉरी, ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है, उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल पे वर्क डन -1 मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। हमने इसको इस तरह से याद रखना है। उसके बाद बारी आती है, उसके बाद बारी आती है किसकी, उसके बाद बारी आती है पार्ट सी की, ठीक है। पार्ट सी का मतलब क्या, कि वर्क डन 0 कब होता है, 0 वर्क डन कब होता है। अब 0 वर्क डन का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे कि आपके पास ये आप आए हो एक ट्रेन स्टेशन पे, वहाँ एक कुली है, और वो कुली इस तरह से मतलब जाता है, और यहाँ एक सामान रखा हुआ है, तो उसने सामान को लिया, सामान को लेने के बाद अपने सर पे रख लिया, ठीक है। अब ये जो कुली है, ये कुली भाई साहब इस तरह से आगे डिस्प्लेस्ड होते हैं, ठीक है।
लेकिन जो सामान का वज़न है, वो सामान का वज़न जिसको हम वेट कहेंगे, वो जो वेट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। आप देखो तो वेट मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्रीज है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑब्जेक्ट पे लगने वाली, वो कोई भी वर्क डन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं कर रही है। ठीक है, तो जब एंगल क्या हो, 90 डिग्रीज के इक्वल हो, ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होता है 90 डिग्री वाला, ये राइट एंगल होता है। एंगल क्या हो, राइट एंगल आपके पास मौजूद हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, हमारे पास जीरो के इक्वल होता है। तो जो वर्क डन होता है वो हमारे पास क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे हम आते हैं। तो जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास वो क्या है कि वर्क डन मैक्सिमम वर्क के 86% कब होगा, 86%। ये अब आपसे ई केट एमडीकेट के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जो वर्क डन होता है, ठीक है, जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम वर्क डन के 86% पे कब आता है। ठीक है जी, तो अब आप ये कैसे सॉल्व करोगे, बड़ा आसान है। तो एक बात याद रखना कि जब थीटा बराबर होता है 30 डिग्री के, जब थीटा किसके बराबर हो, 30 डिग्री के, क्योंकि कोस 30 की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो बराबर होती है 0.866 के। ठीक है, 66, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 2 टाइम्स उधर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 86.6%। ठीक है जी, तो वर्क डन 86.6% कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल कितना हो, 30 डिग्री हो। उसके बाद हमारे पास पूछा जा सकता है कि बताओ कि जो आपके पास वर्क डन है वो 70% कब होता है, या 70.77% कब होता है। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान है। तो आपने बता देना है कि भाई जब थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 90 का हाफ हो या 45 डिग्री हो, इस कंडीशन में क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो cos 45 की वैल्यू है वो 0.7 आपके पास 7077 होती है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 70.77%। ठीक है जी, तो जो वर्क डन होता है वो 70% कब होता है, जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में कितना हो, 45 डिग्री का हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट के जो आपके पास वर्क डन होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का 50% कब होता है। ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू का 50% कब होता है। तो याद रखना कि आपके पास कि जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में कितना हो, 60 डिग्रीज का हो, क्योंकि जो कोस 60 होता है आपके पास वो बराबर होता है 1/2 के। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 0.5 के। अगर 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर आएगा 50%। ठीक है जी, तो जो वर्क डन होता है वो 50% कब होता है, जब एंगल कितना हो, 60 डिग्रीज हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। अब हम आते हैं कि भाई बताओ कि क्या हम, बड़ा एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम वर्क डन के फार्मूले में साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या जवाब है, तो जवाब इसका हमारे पास है कि हाँ कर सकते हैं। जब जवाब आता है तो बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो कहते हैं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। चलो अब इसकी हम कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन क्या है। हमने कहा हमारे पास ये एक प्लेन है जिसको हम इंक्लाइन प्लेन कहेंगे कुछ इस तरह, और ये एंगल बन गया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हमने कहा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और इसका जो वेट है वो इस तरह से w। ठीक है जी, इसका जो वेट है वो यूं है। अब लाजमी सी बात है इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो यूं होगा, n होगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन यूं होगा इसके। अच्छा देखो, इसका जो हमारे पास वेट का हम दो कंपोनेंट अगर करें, वेट के कितने कंपोनेंट करें, दो कंपोनेंट अगर हम करें तो वेट के दो कंपोनेंट कैसे निकलेंगे। देखो एक कंपोनेंट तो यहाँ पर आएगा
जिसको हम कहेंगे एम जी साइन थीटा। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास कहाँ होगा, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास होगा जिसको हम कहेंगे एम जी कोस थीटा। ठीक है, अब हमने कहा कि वर्क के फॉर्मूले में हमेशा याद रखना कि वो फोर्स का कंपोनेंट लिया जाता है और इस कंपोनेंट में यहाँ पे आपके पास होगी फ्रिक्शन, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है जी, तो वेट का वो कंपोनेंट, सॉरी ये नॉर्मल रिएक्शन की मुझसे डायरेक्शन गलत बन गई है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन भी वही होगी जैसे ये है, इस तरह से एम जी कोस थीटा वाली है। ठीक है जी, सो आपने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, अब जब ऑब्जेक्ट फिसलेगा तो लाजमी बात है उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, यहाँ होगी। जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगी तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के होंगे, वो है हमारे पास एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डी। तो जब इंक्लाइन प्लेन वाली कंडीशन होती है तो इंक्लाइन प्लेन वाली कंडीशन में हम ये साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं वर्क डन के फार्मूले में। रेफरेंस की अगर बात की जाए तो इस वीडियो में आपको रेफरेंस दूंगा NCERT वॉल्यूम 1। ठीक है, NCERT वॉल्यूम 1 कौन सा बोर्ड है, ये है इंडियन टैक्स बोर्ड। कौन सा है ये है इंडियन टैक्स बोर्ड। कौन सा बोर्ड है ये, इंडियन टैक्स बोर्ड है। तो आप ये यूज़ साइन थीटा वर्क के फार्मूले में कर सकते हैं। ठीक है जी, और वैसे भी आपको मालूम है, देखो वर्कशीट, ये वीडियो देखो, वर्कशीट सॉल्व करो, बड़ा मज़ा आएगा। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। किसकी बात करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मिसाल के तौर पे अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज दे दी जाए, फोर्स आपको दे दी जाए, मिसाल के तौर पे आपको फोर्स दे दी जाए, कोई भी ले लेते हैं, 3i प्लस 2j प्लस 4k न्यूटन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपको दे दी जाए 2i माइनस 3j प्लस 5k मीटर। बोला जाए कि एंगल है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, बताओ वर्क डन कितना होगा। तो कैसे करोगे सोल्व, देखो बड़ा आसान है, आपने सिर्फ क्या करना है, आई को आई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, टू को जे को जे से और के को आपने के से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो कोस थीटा उसमें डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो आई डॉट आई होता है वो बराबर 1 के होता है, इसी तरह से जे डॉट जे भी बराबर होता है 1 के, और जो के डॉट के होता है वो भी बराबर होता है किसके, 1 के होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, कैसा होता है वो हमारा टॉपिक अभी नहीं है। सो हमें आगे चलते हैं, देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आई वाला 2 से, तो आंसर आएगा 6i। ठीक है जी, क्योंकि 1 होता है तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, सिर्फ आई लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि थोड़ा सा प्रोसीजर बाद में लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। 6 हो गया, प्लस माइनस क्या बना, माइनस आएगा, 2 3 अगेन 6 आएगा, और ये प्लस और ये वाला प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 5 4 20 आएगा। 6 से आपके पास 6 कैंसिल हुआ तो आंसर बचा 20 जूल वर्क। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आया, 20 जूल। तो आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके बआसानी वर्क डन मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं ग्राफ की। किसकी बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। देखो बात करें जब ग्राफ की तो हमारे पास कुछ ग्राफ हैं। पहला हम लेते हैं, पहला ग्राफ हम लेंगे, कौन सा ग्राफ लेंगे, हम पहला लेते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, दूसरा ग्राफ हम लेंगे, दूसरा ग्राफ हम लेंगे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ठीक है, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, कैसे भी बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, अभी हम स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे पावर टाइम ग्राफ, पावर टाइम ग्राफ, इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं। तो एक बात याद रखें कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है अंडर कर्व, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का जो एरिया होता है अंडर कर्व,
और पावर टाइम का जो एरिया होता है अंडर कर्व, ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर वॉल्यूम और पावर टाइम ग्राफ ऑलवेज इक्वल टू वर्क, ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू वर्क। वो हमेशा किसके इक्वल होता है? वर्क के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स? वर्क के इक्वल होता है। और ये बात आपको हमेशा अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो आपके पास फोर्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? एक कंजर्वेटिव होती है और एक नॉन कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपके पास ये है कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ फोर्स लगी 10 न्यूटन, यहाँ पर भी फोर्स कितनी लग रही है? 10, यहाँ पर भी कितनी लग रही है? 10। कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। मैकेनिकल है तो मैकेनिकली है, चेंज नहीं हो रही है। तो इसमें जो वर्क डन होता है वो तो मालूम कर सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी से, ठीक है, वो तो मालूम कर सकते हैं हम W इंटू डी से। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं। वो मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं? आपके पास जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो फोर्स विच डज नॉट changes the form of energy, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने कहा ना कि जैसे ये आपके पास मैकेनिकल फोर्स अगर इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो लाजमी है कि ये फोर्स क्या होनी चाहिए? मैकेनिकल ही होनी चाहिए, ठीक है, वो चेंज नहीं होती है। दूसरा मेन पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर क्या होता है कि जो वर्क होता है ना कंजर्वेटिव फोर्स में, वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है। तो वो जो पाथ पे डिपेंड, मिसाल के तौर पे इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल पी है, ये इस रास्ते से आया ए, ठीक है, ये एक दूसरे रास्ते से आया बी और ये एक तीसरे रास्ते से आया सी। अच्छा जी, तो ये इनका देखो, ये आपके पास फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन पार्टिकल पी की। अब तीनों पाथ अलग हैं लेकिन इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा? तीनों पाथ के ऊपर पार्टिकल पी का सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जो आपके पास वर्क होता है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, क्योंकि इस पॉइंट ए, पाथ ए पे लगने वाली फोर्स भी वही होगी जो पाथ बी पे होगी, तो जो पाथ सी पर होगी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, इसलिए तीनों पाथ की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो तो सेम ही होगी। तो इसकी वजह से जो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। और एक बात याद रखना कि जो आपके पास वर्क डन होता है ना, जो वर्क डन होता है, ठीक है, फॉर क्लोज्ड पाथ, वर्क डन होता है फॉर क्लोज्ड पाथ, वो इक्वल टू किसी होता है 0। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, यूँ घूम के वापस अगेन यहाँ पर आ जाता है, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो किसके इक्वल है? फाइनल पॉइंट के। जब इनिशियल पॉइंट इक्वल टू फाइनल पॉइंट होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, ठीक है। वर्क के फार्मूले में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे फोर्स को 0 डिस्प्लेसमेंट के साथ तो आंसर क्या आएगा? 0। तो जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ के लिए वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है जी। अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ फोर्सेस की जो कंजर्वेटिव होती हैं, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, हमेशा वही रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो कौन कौन सी हैं? वो है हमारे पास सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नंबर बी भी हमारे पास है इलास्टिक स्प्रिंग, इलास्टिक फोर्स, ठीक है। मतलब जब आपके पास ये स्प्रिंग खींचा जाता है तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है जिसको हम इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी कांस्टेंट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांस्टेंट ही होती है, चेंज नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक फोर्स, क्या आता है हमारे पास उसके बाद? मैग्नेटिक फोर्स भी कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है।
तो ये जो फोर्सेज होती हैं चेंज नहीं होती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि भाई अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तो इस कंडीशन में तो हम W इज इक्वल टू एफ इंटू डी करके मालूम कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। हम यहाँ पर देखो, नॉन कंजर्वेटिव में पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम अच्छी तरह जो है समझ लें। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास ये हैं कि जो आपके पास वर्क डन होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है, वो डिपेंड करता है पाथ पे। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। मिसाल के तौर पे अब आपके पास ये एक है एक्सिस, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको चढ़ाने के लिए हमने फोर्स लगाई यहाँ तक, वो पाथ ऐसे हो गया, फिर वो अगेन पाथ ऐसे हुआ, फिर वो पाथ ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर लगने वाली जो फोर्सेस होंगी वो डिफरेंट होंगी। यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रही होगी इस पॉइंट के ऊपर, कम पॉइंट ए पे ज़्यादा होगी, पॉइंट बी पे कम लग रही होगी क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, पॉइंट सी पे भी कम लग रही होगी, पॉइंट डी पे भी और कम लग रही होगी क्योंकि वो खुद ही डिस्प्लेस हो रहा होगा, ठीक है जी। तो अब इस कंडीशन में हम पता है क्या करते हैं? इस कंडीशन में हम ये करते हैं वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए कि जो एरिया अंडर कर्व होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया मुख्तलिफ एरिया के अंदर, ये है एरिया 1, ये है एरिया 2, ये है एरिया 3। अब हम क्या करेंगे? अब इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा ना वो इक्वल होगा एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 के, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको हम? भाई कैलकुलेट करने के लिए देखो, पहला हमारे पास जो एरिया है वो कौन सा है? ट्राइंगल है। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो इक्वल किसके होता है? हाफ, ठीक है, ए इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे लेंथ मतलब हाइट हमारे पास किसके इक्वल है? ये वाई एक्सिस किसके इक्वल है हमारे पास? फोर्स के। और जो आपके पास बेस है, ठीक है, जो विड्थ है वो डिस्प्लेसमेंट के, बाकी हाफ आ गया। तो जो एरिया 1 होगा वो बराबर होगा हाफ एफ इंटू डी प्लस एरिया 2 तो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो यहाँ पर सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा, प्लस अगेन आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है ना एरिया 3, ये देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है जी। कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा हाफ एफ इंटू डी प्लस एफ इंटू डी प्लस एफ इंटू डी, ठीक है। तो इस तरह से करके आप जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उसमें दिए गए वर्क डन को मालूम कर सकते हैं। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है जी। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास आगे एक और मेन पॉइंट, तो आपने ये देखा कि ये जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है पाथ के ऊपर। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये दूसरा क्या, दूसरा जो मेन पॉइंट है, जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस फॉर क्लोज पाथ, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यूं करके गया, फिर यूं आया, फिर यूं आया, फिर इस तरह से गया, यूं आया, यूं आया, फिर यूं, फिर इस तरह से यूं करके गया, तो ऐसे। अब देखो इसमें अजीब व गरीब एक पाथ बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर आई मतलब इनिशियल पॉइंट इज नॉट इक्वल टू फाइनल पॉइंट, इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो क्लोज पाथ के लिए जीरो नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो वर्क वाला टॉपिक है वो एंड होता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने याद रखना है, जो आपके एमसीक्यूज में अक्सर आएंगे, ठीक है जी। एमसीक्यूज की वर्कशीट आपके इसी वीडियो की डिटेल में मौजूद है, वहाँ से आप कीज भी देख सकते हैं, सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, ड्राइव का लिंक दिया गया है। अपने साथ भी अपने आप को चेक करें, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी उस चीज़ को शेयर करें। थैंक यू। देखें, जो आपके पास अगर एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि जो वर्क डन है बाय सन ऑन अर्थ वो हमेशा इक्वल टू जीरो होता है।
क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्ट हो जाती है सेंटीपिटल में, और सेंटीपिटल फोर्स कभी भी वर्क डन नहीं करती है। दूसरा, जो मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं वो हमेशा डू नॉट वर्क, ठीक है, हम यहाँ पे डू नॉट वर्क ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन नहीं करती है मैग्नेटिक फोर्सेस। मिसाल के तौर पे अब आपके पास अगर ये है एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनटू द स्क्रीन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है जो किस तरह से मूव कर रहा है v। अब देखो फोर्स और जो वेलोसिटी है उसके दरमियान में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे जो वर्क डन होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के। इसलिए जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो वर्क डन नहीं करती है, ठीक है। सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कुलर पाथ के लिए जो वर्क डन होता है वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के लिए वो 0 नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि सेंटीपिटल फोर्स कभी भी वर्क डन नहीं करती है, कभी भी वर्क डन नहीं करती है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूं करके मूव कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स ऐसे होती है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे होता है, एंगल क्या बना 90 डिग्री। सेंटीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी वर्क डन इसके ऊपर ऑब्जेक्ट पे नहीं होता है, ठीक है जी। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि जो नेट वर्क डन होता है फॉर इक्विलिब्रियम सिस्टम, वो सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम में, क्वेश्चन क्या जा सकता है बताओ कि एक सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम में है, वर्क डन कितना होगा। तो बता देना कि जो वर्क नेट वर्क डन होता है फॉर इक्विलिब्रियम सिस्टम्स वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिस्टम वो सिस्टम होता है जिस पे लगने वाली एक्सटर्नल या अप्लाइड फोर्सेस हमेशा इक्वल टू 0 होती हैं। यहाँ हम लेक्चर को अख्ताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है, सर्दी के मज़े लें, गाजर के हलवे खाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।